Good morning, students. This video is for 11th class students. This is home science class, and we are studying Unit 5 Adulthood. We had started this unit in last class, and we had started chapter number 11, Health and Wellness. Today we will continue this chapter. जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो देखेंगे, तभी आप इस चैप्टर की सेकंड वीडियो को समझ पाएंगे। देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने सबसे पहले सिनेरियो पढ़ा था, हेल्थ सिनेरियो इंडिया में क्या है। उसके बाद हेल्दी पर्सन पढ़ा था। उसके बाद हमने बॉडी मास इंडेक्स निकालना सीखा था। जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो देखी थी उन्हें बॉडी मास इंडेक्स निकालना आ भी गया होगा, जिसमें बताया गया था आपको कि एक सामान्य व्यक्ति का BMI बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए। 18.5 से लेकर कहाँ तक होना चाहिए, 24.9 तक होना चाहिए। वह व्यक्ति जिसका 24.9 तक होता है, वह व्यक्ति कैसा व्यक्ति कहलाता है, वह व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति कहलाता है। हमने बॉडी मास इंडेक्स लास्ट वीडियो में सीख लिया था। उसके बाद हमने फिटनेस भी पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, और बेनिफिट्स ऑफ फिटनेस भी पढ़े थे। और आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इस चैप्टर में आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा आज का व्हाट इज़ वेलनेस, या फिर स्वास्थ्य कल्याण, या फिर स्वस्थता, या फिर सुयोग्यता। वेलनेस के 3 नाम हम पढ़ रहे हैं एग्जाम में। वेलनेस को स्वास्थ्य कल्याण के नाम से क्वेश्चन भी आ सकता है, स्वस्थता के नाम से भी आ सकता है, और सुयोग्यता के नाम से आ सकता है। तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है, वेलनेस है। सबसे पहले हम वेलनेस की डेफिनेशन लेते हैं कि वेलनेस क्या है। देखिए, वेलनेस या सुयोग्यता का तात्पर्य क्या है, किसी भी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके द्वारा वह एक अच्छा संतुलित भोजन क्या कर सकता है, संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है। इट मीन्स क्या है, इसका मतलब है कि फिटनेस वो चीज़ है जिसके द्वारा एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत किया जा सकता है, तभी वेलनेस, वो ही चीज़ वेलनेस कहलाती है। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं स्वस्थता सुयोग्यता का दृष्टिकोण हमारे लिए किस प्रकार सहायक है। हाउ डज द वेलनेस अप्रोच हेल्प, किस तरह से ये हेल्प करता है। देखिए, स्वस्थता क्या है, स्वस्थता एक पसंद है। वेलनेस इज अ चॉइस। इट मीन्स एक व्यक्तिगत निर्णय है, हमारा निर्णय है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। यदि हम रहना चाहते हैं तो क्या होगा, हमारी जो लाइफ है बहुत अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, और हम अपने टारगेट को बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। स्वस्थता क्या है, एक जीने का तरीका है। वेलनेस इज अ वे ऑफ लाइफ। इट मीन्स क्या है, ये एक ऐसी जीवन शैली है जो एक व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। फिर क्या है, स्वस्थता एक प्रक्रिया है। वेलनेस इज अ डायनेमिक प्रोसेस। इट मीन्स ये ऐसे निर्णयों और हमारे व्यवहारों का क्रम है जो स्वास्थ्य, कुशलता और प्रसन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनाया जाता है। नेक्स्ट लेते हैं इसका पॉइंट। नेक्स्ट है स्वस्थता क्या है, समग्र दृष्टिकोण है। समग्र दृष्टिकोण। वेलनेस क्या है, वेलनेस इज होलिस्टिक अप्रोच है। अर्थात क्या है, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को एक सोच के साथ एकीकृत करता है, और हमारे सभी जो विश्वास है, हमारे अंदर विचार हैं या भाव हैं या हमारे कार्य हैं, इनमें किसी ना किसी तरह से इनको जरूर ही प्रभावित करता है। ये क्या प्रभावित करता है, हमारी वेलनेस। अब नेक्स्ट आता है स्वस्थता अपनी स्थितियों एवं परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार करना है। वेलनेस इज होल हार्टेड एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ सिचुएशन एंड सर्कमटेंसेस। मीन्स क्या है कि वह व्यक्ति को जो वेलनेस है उसकी सभी कमजोरियों को, उसकी सभी शक्तियों को और सभी चुनौतियों को उसको समझने में उसकी हेल्प करती है। सब वह व्यक्ति अपने आप को पहचान जाता है, अपनी कमजोरियों को भी पहचान जाता है, और जो उसकी क्वालिटीज़ होती हैं उनको भी वह व्यक्ति पहचान जाता है, यदि वो वेलनेस, उसके अंदर स्वस्थता होती है तो ये हो गए क्या, ये हमारी वेलनेस को जो प्रभावित करने वाले तत्व कह सकते हैं या हेल्प करने वाले सहायक तत्व हो सकते हैं, वो ये हैं। इसके बाद अब हम लेते हैं स्वस्थ जीवन शैली के आयाम, डायमेंशंस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल के क्या क्या आयाम हैं उन्हें देखते हैं वेलनेस के लिए। देखिए, सबसे पहले फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ऑक्यूपेशनल और
और आता है एनवायरमेंटल। ठीक है, ये सारे डायमेंशंस हैं, शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, पर्यावरणीय, व्यवसाय संबंधित और आध्यात्मिक। ये सभी आयाम हैं एक स्वस्थ जीवन शैली के। अच्छी स्वास्थ्य, जो स्वास्थ्य होता है या सुयोग्यता होती है, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए? उसमें एक तो उच्च आत्मसम्मान, जो व्यक्ति स्वस्थ होगा उसमें उच्च आत्मसम्मान पाया जाता है। उसका हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, वो हमेशा जिम्मेदार व्यक्ति होता है, वचनबद्ध होता है, हंसमुख स्वभाव वाला होता है, वो दूसरों के प्रति चिंता का भाव रखता है, पर्यावरण के प्रति सम्मान करता है, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होता है, स्वस्थ जीवन शैली का वो अनुसरण करता है, वो कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करता, ये पहचान होती है उसकी, और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। कौन व्यक्ति? यदि वो व्यक्ति सुयोग्यता वाला व्यक्ति है, वेलनेस वाला व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है तो। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए स्वस्थ जीवन शैली के आयाम। देखिए इसके आयाम, ये व्यक्ति कुछ भी नया काम करने में शर्माते नहीं हैं, दूसरों से प्यार करते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, ये बहुत सोच समझ कर विचार कर बात करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिरता, परिवार, मित्रों और साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं और साथ ही साथ अपने कार्य और कार्यकाल में उत्पादकता और संतुष्टि से पूरी तरह प्रभावित होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति जो स्वस्थ है उसके अंदर ये आयाम पाए जाते हैं। अब हम सभी आयामों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम कौन सा? सामाजिक स्वस्थता। सामाजिक स्वस्थता लेते हैं। सामाजिक स्वस्थता वाले जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में अन्य लोगों के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ सोच समझकर वार्तालाप करते हैं और हमेशा अपनी एक छाप दूसरे व्यक्तियों पर छोड़ देते हैं और साथ में एक पॉजिटिव इम्प्रेशन अपना छोड़ देते हैं। जिससे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि वो हमेशा शालीन भाषा का प्रयोग करते हैं, वार्तालाप में कभी भी कोई वल्गैरिटी यूज़ नहीं करते, गंदे शब्द या भद्दे शब्द यूज़ नहीं करते हैं और इनके अंदर सहयोग और सम्मान का भाव पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हम शारीरिक स्वस्थता। शारीरिक स्वस्थता का मीनिंग क्या है? शारीरिक स्वस्थता का मतलब है कि वह व्यक्ति हमेशा कठिन से कठिन कार्य को करने के लिए हमेशा समर्थ रहता है और साथ ही साथ जो उसके शारीरिक अंग हैं उनमें शारीरिक पुष्टि होती है। और शारीरिक पुष्टि का मतलब क्या है? शारीरिक पुष्टि का मतलब है कि उसकी दैनिक कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, वह थकावट का अनुभव नहीं करता और साथ ही साथ काम करने के बाद अलग से कुछ काम करने के लिए भी हमेशा तैयार रहता है, उसके अंदर पुनः शक्ति संचारित होती रहती है। शारीरिक पुष्टि के फलस्वरूप वह प्रतिदिन के कार्य भी करता है, मनोरंजन क्रियाओं में भी भाग लेता है और यदि आकस्मिक रूप से उसे कहीं जाना पड़ जाता है तो उसके लिए भी हमेशा तैयार रहता है। फिर उसके बाद लेते हैं हम बौद्धिक स्वस्थता। बौद्धिक मीन्स इंटेलेक्चुअल वेलनेस। इंटेलेक्चुअल वेलनेस का मीनिंग है कि वह व्यक्ति खुले विचार वाला होता है, नए नए विचार उसके माइंड में आते रहते हैं और वह हमेशा नए विचारों के साथ सोच विचार करता है, नए कौशलों को हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है। और ये व्यक्ति जो होते हैं, ये व्यक्ति हमेशा अपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने जो स्किल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, नया सीख कर। इन्हें नया सीखने में कोई शर्म महसूस नहीं होती है, अपने आप को ये डेली इम्प्रूव करना चाहते हैं। इसके बाद आता है व्यावसायिक स्वस्थता, ऑक्यूपेशनल वेलनेस। ऑक्यूपेशनल वेलनेस का मीनिंग है कि वो अपने कार्य को हमेशा संतोष के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ करना चाहते हैं, कि हमेशा ऐसा काम करना चाहते हैं कि उनका जो काम है वो हमेशा प्रॉपर रूप से सही हो। ऐसा ना हो कि उनके काम में किसी के द्वारा कोई गलती निकाल दी जाए। वह अपने काम को करने के बाद सेटिस्फेक्शन फील करना चाहते हैं और इट मीन्स उस काम को करने के बाद वो आराम से चैन की नींद भी सो सकें। वो हमेशा अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, कोई भी काम जल्दबाजी में पूरा नहीं करना चाहते हैं, हमेशा जो काम करते हैं वहाँ पर अपनी एक छाप छोड़ देते हैं। फिर आती है उसके बाद भावनात्मक स्वस्थता, इमोशनल वेलनेस। भावनात्मक सुयोग्यता या फिर इमोशनल वेलनेस का मीनिंग है व्यक्ति द्वारा दैनिक अपने रोज के जो काम होते हैं उसके बाद हंसी खुशी मौज मस्ती के साथ
अपनी टेंशन को और उसका जो भी मानसिक दबाव उसके ऊपर होता है, उसके बिना वो जीवन व्यतीत करना चाहता है। भावनात्मक सुयोग्यता की प्राप्ति और उसे बढ़ाने के लिए व्यक्ति को आवश्यक मानसिक जो दबाव होता है उससे बचना चाहिए। इसके लिए मनोरंजक जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें वो हमेशा भाग लेना चाहिए उसको, जिससे उसकी भावनात्मक स्वस्थता और ज़्यादा डेवलप हो। यदि उसको मेंटली टेंशन रहेगी तो क्या होगा, फिर वो अपने काम को प्रॉपर रूप से नहीं कर पाता है। फिर उसके बाद आता है आध्यात्मिक स्वस्थता, स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस का मीनिंग है कि वो अपने आप आंतरिक रूप से शांत होने से है। आध्यात्मिक सुयोग्यता की प्राप्ति और उसे अधिक विकसित करने के लिए व्यक्ति को स्वयं के प्रति हमेशा कैसा रहना चाहिए, सच्चा रहना चाहिए। उसके अंदर से ऐसा ना हो कि उसने किसी का बुरा कर दिया। इसके साथ ही साथ उसके अंदर ऐसे चरित्र का निर्माण होना चाहिए जो बहुत सारे अच्छे अच्छे गुणों से युक्त हो और जो दूसरों के लिए एक आदर्श बन सके, दूसरे लोग उसे अपना आदर्श माने। आध्यात्मिक और आंतरिक शांति के लिए नियमित रूप से उसे मेडिटेशन करना चाहिए, योग करना चाहिए और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए और ईश्वर की प्रार्थना भी करनी चाहिए और सभी धर्म का, सभी जाति का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद आती है पर्यावरणीय स्वस्थता, एनवायरमेंटल वेलनेस। एनवायरमेंटल वेलनेस का मतलब है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है, जैसे हम जीवन काल में अपने जल, भूमि, वायु इनका लगातार प्रयोग करते हैं, तो इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, इनका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और अपने पर्यावरण को निरंतर दूषित होने से बचाना चाहिए। और एक अच्छे व्यक्ति क्या करते हैं, इस पर विचार करते हैं और ऐसे उपाय अपनाते हैं कि जिससे इन प्राकृतिक संसाधनों का कम से कम नुकसान हो, क्योंकि ये मनुष्य की आवश्यकता है। और इसलिए वो हमेशा जल को और वायु को इनको दूषित होने से बचाते हैं और उन्हें बचाना भी चाहिए और उनका बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करना चाहिए, जिससे अगली पीढ़ी के लिए उनको बचाया जा सके। उसके बाद आता है आर्थिक स्वस्थता या फिर इकोनॉमिक वेलनेस। आर्थिक सुयोग्यता का मीनिंग क्या है? आर्थिक सुयोग्यता का मीनिंग है कि व्यक्ति द्वारा न केवल धन अर्जित करने की क्षमता से है, बल्कि जो उसके पास धन है उसको नीतिपूर्वक अर्जित किया हुआ जो भी धन है उसको नीतिपूर्वक और विवेकपूर्ण तरीके से सोच विचार कर खर्च करना है और बचत करनी है। ऐसा नहीं है कि आज 100 रुपये हैं कि तो आज तो पूरे 100 रुपये खर्च कर लिए, कल एक भी रुपया नहीं होगा तो दूसरे से मांग के लाना पड़े, ऐसा ना हो। अपना जो जीवन यापन करना है उसके लिए बचत भी करके चलें और आने वाले भविष्य के लिए भी कुछ बचाएं। जितना अपने पास पैसा है उसी को सोच विचार कर खर्च करें, जिससे उनके ऊपर जो ऋण है वो ना हो, और यदि ऋण हो जाता है तो फिर उससे टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारे हो गए स्वस्थता और सुयोग्यता के आयाम। उसके बाद अब हम लेते हैं दबाव और दबाव से जूझना, स्ट्रेस एंड कॉपिंग विद स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक मेंटल सिचुएशन है जो मन पर फिजिकल रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी हमेशा स्ट्रेस पूरे शरीर पर बना रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति को जो है बचपन से ही बहुत सारे स्ट्रेस से जूझना पड़ता है। और ये बात रिसर्च से भी पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि आजकल शहरी इलाकों में 4 वर्ष तक के बच्चे को भी स्ट्रेस से जूझना पड़ रहा है। और क्यों जूझना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में, इट मीन्स प्रत्येक देश में ही, हर देश में जो कंपटीशन है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और आगे बढ़ने की होड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। आर्थिक कठिनाइयां बढ़ रही हैं, व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में हमेशा कटुता आ रही है, लोग जो है बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं। इसके साथ ही साथ दबाव और तनाव का हमेशा अनुभव करते हैं। तो अब तनाव देखेंगे हम कि तनाव कितनी प्रकार के होते हैं। तनाव देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अनुकूल दबाव और एक होता है प्रतिकूल दबाव। जिस दबाव का प्रभाव हमेशा पॉजिटिव होता है उसे हम कहते हैं अनुकूल दबाव, और जिस दबाव का जो प्रभाव है वो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के हमेशा प्रतिकूल होता है उसे प्रतिकूल दबाव कहते हैं। जब दबाव अनुकूल होगा, पॉजिटिव होगा तो उसको अनुकूल दबाव कहते हैं, और जब नेगेटिव होगा तो उसको कहते हैं कौन सा दबाव? उसको कहते हैं प्रतिकूल दबाव। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में अपनी सोच के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जो भी उसकी सिचुएशन होती है उसके अनुसार कोई ना कोई तरीका निकालता है, सोचता रहता है कि उस तनाव से कैसे निकला जाए। ठीक है, जो उस तनाव से हमेशा निकलना चाहता है। तो देखिए अब हम देखते हैं उस तनाव से निकलने की कुछ युक्तियां हम पढ़ेंगे। तनाव प्रबंधन की कुछ युक्तियां, जो जैसे आजकल आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है
कि एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, कब से होंगे, प्रैक्टिकल्स कब से होंगे। तो ये क्या है, एक स्ट्रेस है। अब हम इसकी कुछ युक्तियाँ देखेंगे कि जो स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस से किस तरह से हम बच सकते हैं। सबसे पहला तरीका है तनाव से बचने का कि अपने फ्रेंड से, अपने परिवार वालों से, या जो भी आपके सबसे नियर डियर है, उससे खुलकर बात करें। खुलकर बात करने से तनाव सबसे ज़्यादा कम होता है। फिर दूसरा तरीका है, नियमित रूप से क्या करें, योगासन करें। योगासन करने से भी तनाव को कम किया जा सकता है। फिर तीसरा तरीका है, कोई भी हॉबी जो आपके अंदर है, किसी को डांस करना है, किसी को गाना गाना है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो जो भी आपकी हॉबी है, उस हॉबी को खाली समय में हमेशा यूज़ करें। जब आपको टाइम मिले, डांस करने की हॉबी है तो डांस करें ज़रूर। उससे क्या होगा, उससे हमेशा आपका तनाव कम होगा। किसी को संगीत सुनने का शौक है तो वो म्यूज़िक सुने। क्यों सुने? क्योंकि उससे उसका तनाव कम होगा। तो अपनी पसंद की चीज़ें करने से हमेशा जो स्ट्रेस है वो कम होता है। इसके अलावा तनाव कम करने के लिए और क्या किया जा सकता है? इसके अलावा तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन किया जा सकता है। क्या करें? ध्यान करें, लंबी लंबी सांसें लें। जब बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा हो, लंबी 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 सांसें लेना स्टार्ट कर दें। बहुत अच्छी अच्छी जो प्रेरणादायक बुक्स होती हैं, उन बुक्स को पढ़ने की आदत डालें। उससे हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। उसके अलावा अपने शरीर को थोड़ा आराम दें, मस्तिष्क को थोड़ा आराम दें, गहरे लंबे श्वास लें। और उसके अलावा तनाव को कम करने के लिए और कुछ युक्तियाँ भी हैं जो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। इनका भी यूज़ करें। जैसे हमेशा ईमानदारी से अपने आप का आत्मविश्लेषण करें, क्योंकि यदि हम किसी का बुरा कर देते हैं तो अंदर ही अंदर हमें उस चीज़ के सोच सोच के भी टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो हमेशा क्या करें, आत्मविश्लेषण करें। और प्रत्येक जो भी आपके चारों तरफ समस्या है, उसको समस्या से निपटने के लिए सहनशीलता से काम लें, धैर्य से काम लें। एम्पैथी अपने अंदर डेवलप करें। एम्पैथी का मतलब क्या है कि दूसरों की भावनाओं को समझें और उन्हें महसूस भी करें। साथ साथ जो परानुभूति है या एम्पैथी है, वो क्या की सूचक है, वो हमेशा भावनात्मक परिपक्वता की सूचक होती है। दूसरों के प्रति जब हमारे अंदर एम्पैथी की भावना होती है तो हम अपना जो टेंशन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो उसको कंट्रोल करने में सहायक होती है। तनाव का जैसे ही हमें पहला लक्षण महसूस हो, जब भी हमें महसूस होते ही स्वयं को सचेत करें। अपने व्यवहार को हमेशा कंट्रोल करें। दूसरों को क्षमा करना सीखें। दूसरों को क्षमा तो करें ही यदि दूसरों की गलतियां हैं, और लोगों की इंसानियत व अच्छाई पर हमेशा भरोसा रखें। लोगों से मिलते समय अच्छा व्यवहार करें, मित्रतापूर्ण व्यवहार करें। जिन परिस्थितियों में आपका वश नहीं है उसके प्रति उत्तेजित ना हो। जब आपके बस में ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोगों से प्रेम करें। आप सिचुएशन को तो नहीं बदल सकते, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को हमेशा ढाल सकते हैं। तो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने की कोशिश करें। जो आपने पहले गलती कर दी है उसको दोबारा करने से बचें। आप दूसरों से हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, उन पर खुद भी अमल करें। सच्चाई जाने बिना दूसरों से बिना मतलब लड़ाई ना करें। और यदि इतना सब होने के बाद भी स्ट्रेस पर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो किसी मनोवैज्ञानिक की सलाह अवश्य लें। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर को, हेल्थ एंड वेलनेस वाले चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं और आज का अब हम क्विज लेते हैं। जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर की, वो भी ज़रूर देखें, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। सबसे पहले हम बीएमआई की फुल फॉर्म जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, कितने मिनट तक नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार आता है? इसके ऑप्शन है 4, 5 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट या फिर 30 मिनट। आपको जो ऑप्शन सही लगता है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा, बीएमआई का पूरा नाम क्या है? शारीरिक द्रव्य सूचकांक, शारीरिक द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्य सूचकांक या फिर शरीर द्रव्यमान सूचकांक। आपके पास 4 ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, जो भी आंसर सही है।
इसके बाद अब हम लेते हैं आज का थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है, स्वास्थ्य का संवर्धन करने वाले आहारों के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे हम हेल्दी रहें। अनाजों का प्रयोग करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में जल पीना चाहिए, या सभी खाद्य वर्गों को आहार में शामिल करना चाहिए, या सभी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। जल्दी जल्दी आंसर सेलेक्ट कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे सेंड कीजिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू नाउ।